हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज से जैसा कि हम अपनी लेक्चर क्लास वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सेकेंड ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो रहेंगे हमारे पेपर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पेपर 7 से रहेगा। पेपर 7, ठीक है, पेपर 7 से रहेगा। यूनिट है हमारा यूनिट 5.1, ठीक है। पेपर 7 का यूनिट 5.1 करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि स्कूल संगठन और प्रशासन की परिभाषा और सिद्धांत। इस टॉपिक में हम करेंगे। ये टॉपिक हमारा एग्जाम के लिए 10 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, जिसमें हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड कि स्कूल संगठन यानी कि विद्यालय संगठन और प्रशासन के अर्थ और परिभाषा को बताते हुए सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम स्कूल संगठन और प्रशासन की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो विद्यालय, दूसरा संगठन और तीसरा प्रशासन, ठीक है। स्कूल संगठन एक हो गया यानी कि विद्यालय संगठन, और दूसरा हो गया आपका प्रशासन। दोनों को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझना है और इनके सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। एक चीज बता दें आपको कि जब क्लास हो जाता है 10 मिनट का, 15 मिनट का, उसके बाद आता है कि मैम जो आपने लिखवाया है क्या ये 10 नंबर के लिए है? इतना है, काफी है? तो भाई देखिए, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी, एक्सप्लेनेशन आपको खुद करनी होती है, क्योंकि हम क्लास 5th से ही एक्सप्लेनेशन करना सीख जाते हैं, तो मुझे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको हर लाइन का, एक लाइन का आपको एक शब्द की अगर मैं बात करूं 10 अर्थ बताऊंगी आपको। अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद आपको एक आइडिया आपको मैं प्रोवाइड कराती हूं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम में उसको कम से कम 250 वर्ड्स में आप उसको एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए बाद में, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्कूल संगठन और प्रशासन की परिभाषा और सिद्धांत। तो सबसे पहले हम विद्यालय के बारे में जानते हैं कि विद्यालय क्या है या स्कूल क्या है, ठीक है। विद्यालय एक विशेष वातावरण है। विशेष वातावरण क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें, अब आप विशेष वातावरण से विशेष स्कूल का मत समझिए। विशेष वातावरण इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर हम सामान्य से अलग कुछ अलग चीजें सीखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर विद्यालय एक विशेष वातावरण इसलिए है क्योंकि यहाँ कुछ नियम होते हैं, उनको हम अपनाते हैं, अच्छी चीजें सीखते हैं, ठीक है। सभी विकास होते हैं, सार्वभौमिक विकास हम कह सकते हैं, सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। विद्यालय एक अनुशासन का वातावरण है, इसलिए विद्यालय को एक विशेष वातावरण कहा गया है, जहां बच्चे के वांछित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जीवन एक निश्चित गुणवत्ता और कुछ प्रकार की गतिविधियां प्रदान की जाती हैं। यानी कि विद्यालय में वो कह रहे हैं, विद्यालय एक विशेष वातावरण है जहां छात्रों के वांछित विकास का मतलब है यहाँ पर अडेप्टिव डेवलपमेंट, ठीक है। या हम वांछित विकास से मतलब कह सकते हैं अनुकूलित, ठीक है। वांछनीय हो, अनुकूलित हो, सामाजिक हो, ठीक है। ये सारी चीजें उनको विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ठीक है, जीवन के एक निश्चित गुणवत्ता और कुछ प्रकार की गतिविधियां प्रदान की जाती हैं। कुछ प्रकार की गतिविधियों से मतलब हो गया जिसमें हमारी शैक्षणिक गतिविधियां भी हो गई, शैक्षणिक गतिविधियां भी हो गई, अन्य प्रतियोगी प्रकार की हमारी गतिविधियां प्रस्तुत की जाती है, जिसके माध्यम से हम छात्रों का सर्वांगीण विकास गुणवत्ता के साथ करते हैं, एक उद्देश्य पूर्ण तरीके से, ठीक है। ये हमारा विद्यालय हो गया, ठीक। दूसरी बात आती है संगठन क्या है। संगठन का अर्थ है अस्तित्व में लाना। संगठन का सीधा संबंध लोगों द्वारा किए गए नियोजन और प्रयासों से होता है। संगठन का मतलब होता है संघ और गठन, किसी चीज का संघ लेकर एक समूह का गठन कर देना, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज कर देना। यानी कि जहां 10 व्यक्ति हो, उस 10 व्यक्ति इकट्ठे उस समूह का एक संगठन बना दिया, उसका एक नाम रख दिया, संगठित कर देना, किसी चीज को इकट्ठा करके संगठित कर देना, ठीक है, गठन करना। तो संगठन का अर्थ है अस्तित्व में लाना, यानी कि इकट्ठा करना, अपनाना, ठीक है। सीधा संबंध लोगों द्वारा नियोजन और प्रयासों से होता है। यह एक ऐसा माध्यम है
जिसके माध्यम से प्रशासन द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। यानी कि संगठन के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं हम, प्रशासन द्वारा जो बहुत सारे चलित कार्यक्रम है उन कार्यक्रम के द्वारा लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। संगठन का मतलब हो गया विद्यालय किसी एक व्यक्ति से नहीं होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, जहां विद्यालय है वह शिक्षक है, सहयोगी है, ठीक है, सहायक अध्यापक है, ठीक है, प्रधानाचार्य है, ठीक है, और अगर हम बात करें सहायक कार्यकर्ता हो गए हमारे, ठीक है, अन्य प्रकार के कर्मचारी हो गए, ठीक है, जो हमारे शिक्षा विभाग में भी होंगे, ठीक है, सफाई कर्मचारी भी होंगे, सुरक्षा कर्मचारी भी होंगे विद्यालय में, ठीक है, अलग प्रकार की अन्य प्रकार की स्मार्ट क्लासेस होंगी तो उसके लिए भी इंजीनियर्स होंगे स्कूल्स में। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्या है, एक संगठन बना हुआ है जिसमें सभी संगठनों में सभी अन्य प्रकार के विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं, उनके माध्यम से क्या कर रहे हैं, प्रशासन द्वारा प्रकल्पित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। किसमें, संगठन में, ठीक है। फिर कह रहे हैं प्रशासन पूर्व कार्यकारी चरण है, जबकि वास्तविक निष्पादन संगठनात्मक स्तर पर होता है। फिर कह रहे हैं यह सामान्य लक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए संगठन का गठन करने वाले व्यक्तियों के समूह की समन्वित गतिविधियां हैं। यानी कि उनका मतलब है यह सामान्य लक्ष्यों का नेतृत्व करने के लिए संगठन का गठन करने के व्यक्तियों के समूह की संभावित गतिविधियां हैं। संभावित का मतलब आप समझते हैं, समन्वित करना, कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना मतलब कोऑर्डिनेट करने वाली गतिविधियां होती हैं संगठन के अंदर, ठीक है। तो हमारा विद्यालय हो गया, संगठन हो गया। अब आया आपका प्रशासन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एक स्कूल के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य का संगठन शिक्षण कार्य की योजना बनाना, पुस्तकालय, ई सामग्री जैसे शिक्षण संसाधनों का संगठन, सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों का संगठन प्रमुख क्षेत्र शामिल है। मतलब ये इतनी बड़ी लाइन में उन्होंने ये कहा है कि जो विद्यालय प्रशासन होगा आपका, यहाँ पर उन्होंने प्रशासन तो हर विभाग का अलग अलग होता है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। यहाँ पर उन्होंने केवल शिक्षा के प्रशासन की बात की है, यानी कि शैक्षणिक प्रशासन की बात की है। तो वो कह रहे हैं एक स्कूल के शैक्षणिक प्रशासन जो कार्य है उस संगठन में शिक्षण कार्य की योजना बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है कि प्लानिंग कहाँ से होगी, एडमिनिस्ट्रेशन से होगी। प्लानिंग का मतलब हो गया हमारा करिकुलम हो गया, हमारी परीक्षाएं जो होंगी, पाठ्यक्रम हो गया, परीक्षाएं हो गई, नवीन पाठ्यक्रम, कब पाठ्यक्रम को पूर्ण करना है, कब प्रारंभ करना है, कब हमने उसका मूल्यांकन करना है, कब आकलन करना है, ठीक है, कब जांच करना है। तो ये सारी चीजें कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक योजना या प्लानिंग करता है, ठीक है। पुस्तकालय यानी कि हमारा लाइब्रेरी, उसमें सारा मैनेजमेंट कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। ई सामग्री का मतलब हो गया एजुकेशनल मटेरियल, तो एजुकेशन से जितना भी रिलेटेड मटेरियल हो गया उसका सारा मैनेजमेंट कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और शिक्षण संसाधनों का संगठन कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों का संगठन प्रमुख क्षेत्र शैक्षणिक प्रशासन में शामिल होते हैं, ठीक है। कह रहे हैं प्रशासनिक कार्य का संगठन स्कूल के सभी पुराने और वर्तमान अभिलेखों, विभिन्न प्रकार के रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों के संगठन से संबंधित है। प्रशासनिक कार्य जो है, कह रहे हैं प्रशासनिक कार्य का संगठन स्कूल के सभी पुराने या वर्तमान अभिलेखों, पुराने वर्तमान अभिलेखों का मतलब है जो जब से स्कूल प्रारंभ हुआ है या स्कूल की प्रस्थापना जब हुई है, स्कूल को जब संगठित किया गया है, तब से लेकर नए और पुराने रिकॉर्ड, अब तक कितने विद्यार्थी यहाँ से शिक्षित हुए हैं या अब चल रहे हैं, ठीक है। तो अब तक लेके यानी कि पूर्व से लेके वर्तमान तक के जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो क्या है, एक रजिस्टर के रूप में एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के रजिस्टर अन्य दस्तावेजों को संगठन से संबंधित है, उन्हें अच्छी तरह से व्यवस्थित और संरक्षित किया जाना है।
किसका कार्य है? सारा एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें सुचारू प्रशासनिक कार्य के लिए प्रशासनिक कर्मियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करने का कार्य भी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है, जिसमें हमारे शिक्षक हो गए, प्राचार्य हो गए, सहायक शिक्षक हो गए, सहायक अध्यापक या शिक्षक एक ही बात होगी, हम कह सकते हैं सहायक कार्यकर्ता हो गए, हमारे कोवर्कर्स हो गए, ठीक है ना, हमारे हेल्पर्स हो गए। तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं जिनको एक तरीके से कोऑर्डिनेट करके एक समय सारणी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग किसी भी स्कूल को अच्छे रूप से सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना किसका कार्य होता है? एक एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो विद्यालय में उन्होंने ये पूछा है कि स्कूल संगठन और प्रशासन, तो यहाँ पर आपका विद्यालय का अर्थ आपको समझ आ गया, संगठन क्या है, प्रशासन क्या है, इनको आप परिभाषित भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे जो मेन आएगा इस टॉपिक से, इसके सिद्धांत आएंगे, ठीक है ना, इसके प्रिंसिपल्स। आप एक एक सिद्धांत को कैसे आप डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत जो है स्कूल संगठन प्रशासन का सिद्धांत है पहला, बाल केंद्रित शिक्षा। यानी कि प्रत्येक विद्यालय में अगर हम देखें तो बाल केंद्रित शिक्षा जरूरी है, जिसमें शिक्षा के कार्य में केंद्र बिंदु क्या होगा? बालक होगा। बालक के रुचि के अनुसार पाठ्यचर्या निर्धारित की जाएगी, उसकी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या निर्धारित की जाएगी, उसके योग्यता के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार, ठीक है। और परिवार के सहयोग के साथ हम क्या करेंगे? बाल केंद्रित शिक्षा उसको प्रदान करेंगे, जिसमें बच्चा अपने आप को स्वतंत्रता रूप से महसूस करे, स्वतंत्र महसूस करे, ठीक है, और बिना किसी डर से वह किसी कार्य को निपुण रूप से सीख सके, ठीक है, और उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो कैसी होनी चाहिए शिक्षा? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। और पाठ्यक्रम भी कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा है सिद्धांत समुदाय केंद्रित सिद्धांत। अब स्कूल संगठन प्रशासन का जो समुदाय केंद्रित सिद्धांत इसलिए कह रहे हैं, जहां पर विद्यालय है तो ऐसी गतिविधियां जहां सामाजिक कार्यक्रम का हम प्रबंधन करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम कराते हैं, तो वहां पर हमें समुदाय से सहयोग की जरूरत होती है। तो समुदाय से सहयोग रहे, ठीक है, या हम समुदाय में सहयोग दे सके, समुदाय के लोग शामिल कर सके, ठीक है, सहयोगी बना सके, सहभागी बना सके, जिसमें हमारे बच्चों के अभिभावक हो गए, माता पिता हो गए, अन्य सहयोगी हो गए, ठीक है। तो समुदाय केंद्रित सिद्धांत हो गया। तीसरा सिद्धांत है लोकतांत्रिक सिद्धांत। स्कूल के वातावरण का जो रह रखाव है, हम कह सकते हैं वहां का जो व्यवहार है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रति, छात्र से शिक्षक के प्रति, प्राचार्य से अपने सहायक अध्यापकों के प्रति, या प्राचार्य से शिक्षक के प्रति, एक भाईचारे वाला होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, जिसमें शिक्षक भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्रदान कर सके, छात्र भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा अधिकार प्राप्त कर सके, या विभिन्न प्रकार के जो वहां व्यक्ति है, जहां पर वे शिक्षा विभाग में वो किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता प्रदान कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से रहे, भाईचारा उनका एक वातावरण होना चाहिए, उनके व्यवहार में भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। चौथा सिद्धांत कह रहे हैं उपलब्ध संसाधनों का उपयोग का सिद्धांत। उपलब्ध संसाधनों से मतलब है जितने भी शिक्षा से संबंधित संसाधन होंगे। अब संसाधन का मतलब हो गया यहाँ पर छात्रों के लिए स्कूल का मैदान भी हो सकता है, यहाँ आने जाने के लिए उनके लिए कोई संसाधन, हम बात का ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है, उनको आर्थिक रूप से सहायता भी कह सकते हैं, उनके लिए शैक्षणिक सामग्री भी कह सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षा अधिगम सामग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। अन्य प्रकार का टीएलएम हो गया, अडेप्टिव मटेरियल हो गया, असिस्टिव डिवाइस हो गया, अडेप्टिव डिवाइस हो गए उनके लिए, ठीक है। और हम कह सकते हैं उनके लिए स्मार्ट क्लासेस हो गई, ठीक है, माइक्रो टीचिंग, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, मतलब एक्स्ट्रा क्लास हो गई उनके लिए। तो वे सारी चीजें, उन सभी का उपयोग करना क्या है? उपलब्ध संसाधनों का सिद्धांत हो गया। इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा है लचीलापन, लचीलेपन का सिद्धांत, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। जिस विद्यालय संगठन में अगर हम बात करें जहां पर शिक्षा के साथ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, वहां पर शिक्षा क्या है? एक बहुत ज्यादा कठिन कार्य बन जाता है। जब तक हमारे कार्य में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, तब तक ना तो हम अच्छी तरीके से कोई भी चीज सिखा सकते हैं और ना ही सीख सकते हैं। तो हमारा कोई भी कार्य होगा, चाहे वो शैक्षिक हो, शैक्षिक हो, कैसा होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक, चाहे वो हमारा कोई करिकुलम हो,
या हमारा एजुकेशन प्लान हो, या हमारा लेसन प्लान हो, या हमारी एक्टिविटी हो, XYZ शिक्षण से लेकर जो भी संबंधित गतिविधि होगी, प्रत्येक गतिविधि के अंतर्गत हमें लचीलापन देना चाहिए। ये लचीलेपन के साथ हमें कार्य प्रस्तुत या शिक्षा प्रस्तुत करनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ निम्नलिखित सिद्धांत थे इस टॉपिक के जो हमने डिटेल में करने हैं। और इसके लिए आपको अगर आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, विद्यालय संगठन और प्रशासन को प्रभावित करते हुए इनके विशेष सिद्धांतों पर व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या 1 2 3 4 5 सिद्धांत है। पांचों सिद्धांत को अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से डिटेल में कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका यूनिट 5 से 10 नंबर में आता है, कभी भी 5 नंबर में नहीं पूछा गया। लास्ट ईयर के आप पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है। और 2 नंबर में आपसे कभी कभी क्या एक नंबर में इनकी परिभाषा भी पूछ लेता है। विद्यालय क्या है, विद्यालय का अर्थ और परिभाषित कीजिए। संगठन के अर्थ को परिभाषित कीजिए। प्रशासन के अर्थ को परिभाषित कीजिए। तो 2 नंबर में आपसे परिभाषा भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके सिद्धांत भी आपसे पूछ सकता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था जो कि करा दिए दोस्तों। बाकी अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों ऐसा मत सोचना कि पेपर के बीच में से क्यों कराया जा रहा है टॉपिक आपको वे ही कराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है ये टॉपिक मैंने पहले नहीं कराया है, पहले भी करा चुकी हूं मैं। 1 साल पहले इसको मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है। लेकिन जहां पर अगर ट्रेंडिंग की बात आती है, 1 साल पुराना जो मैंने आपको साइड में ट्रेल कराया होगा वो 1 साल बाद न्यू तरीके से, कहते हैं ना नवीन पाठ्यक्रम, ठीक है, नवीन कक्षा या नवीन प्रस्तुतिकरण। तो मैंने आपको एक नए तरीके से फिर से आपको समझाने की कोशिश की है और भी इजी वे में, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर आप उसको जो पुरानी क्लासेस मैंने आपको दी है उसको पढ़ने के बाद आपके मार्क्स कम आएंगे या वो गलत है, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है ना। तो जो टॉपिक आपके लिए न्यू मुझे लगेगा कि इनको नए तरीके से कराना चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूंगी, चाहे वो बीच से हो, पहले से हो, चाहे यूनिट 5 से हो, 4 से हो या फर्स्ट से हो, उसको ध्यान मत रखना। बस आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो वो टॉपिक मैं आपको भी लेक्चर क्लास से वीडियो आपको प्रोवाइड कराती रहूंगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।